नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के हवाले से हम बात कर रहे थे। आवाम के कुछ शॉर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। गाड़ियों को आग लगाएं, क्या करें? गलती कर ली, गाड़ियाँ ले ली। अब बैलगाड़ी है, उससे अच्छी लगती है कि उसे भी सवारी कर, लेकिन पता नहीं बैलों की क्या कीमत होगी। हम कैसे मजदूरी करेंगे? हमारे लिए तो गरीब लोग जो ड्राइवर हैं, इनके लिए तो बहुत मुश्किलात। अब सब्जी की कीमतों में देख लें, कहीं भी चले जाएं, अब हर बंदे का वही होता है कि यार पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो जी ये है और वो है। और पेट्रोल की वजह से अब जो वैगन है उनके किराए ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत मसला होता है स्टूडेंट के लिए। पहले अब सपोज वो 20 रुपये दे रहे थे, तो अब एकदम से 25 रुपये दे रहे हैं किराया। जिन लोगों की बिल्कुल डेली महदूद सी आमदनी है और उन लोगों को उतना ही यानी कि बाद में सर्वाइव करना पड़ता है, और सब चीज़ों के इफेक्ट पड़ने के बाद उन लोगों के सबसे ज़्यादा लोग वो मुतासर हो रहे हैं। हमारी कौम मस्त है, अगर हम खिला रहे हैं तो हुकूमत खा रही है। ये हुकूमत जो आवाम को फांसी लगाने लगी है बस। जी नाज़रीन, आपने देखा लोग क्या कह रहे हैं, और आखिर में एक बुजुर्ग थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत अवाम को फांसी लगाने जा रही है। एक खातून थी, उनका कहना था कि हुकूमत मस्त हो चुकी है, हम इनको खिला रहे हैं और ये खाते जा रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, इनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, चेयरमैन सेनेट हैं कायमा कमेटी के बराए पेट्रोलियम के। आपसे तशरीफ रखते हैं शेख वकास अकरम साहब, चेयरमैन हैं कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के। आपसे तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलम नवीस भी हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? आए रोज महंगाई के बॉम्ब आप उनके ऊपर गिराते जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, तो एक 6000 का आम आदमी वो अपना बजट किस तरीके से बनाएगा? देखिए बीबी, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ। ये यकीनन यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश होकर ये बात कहूँ कि जी प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। इसका डायरेक्ट असर पब्लिक पे पड़ता है, आवाम पे पड़ता है, आवाम तकलीफ में होती है। लेकिन एक चीज़ आप देख लें कि हमारी जमात पीपल्स पार्टी, हमने हमेशा आवाम की सियासत की है, आवाम की सहूलत की बात की है, आवाम की बालादस्ती की बात की है, आवाम के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने की बात की है। तो आवाम का स्टैंडर्ड अपग्रेड कैसे किया? 2 साल तो आप लोगों को हो गए। मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगी, 18th अमेंडमेंट में आप पढ़े रहे, 18th अमेंडमेंट आ रही है, आवाम को आपने क्या खुशखबरी दी? आवाम के लिए क्या खुशखबरी? इसी पर मैं आपकी इस इशू पे आ रहा हूँ। अब बात यह है बुनियादी कि प्रेसिडेंट साहब ने, वजीर आजम साहब ने हमेशा कहा है, बार बार ये कहा है कि वो किसी न किसी तरीके से इधर से उधर से आधार तरीके उन्होंने निकाले हैं ताकि आवाम के प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके एक लिहाज से। अच्छा, अब मसला ये थे कि ये जो मसाइल हैं, जो आज की जो पेट्रोल और गैस पे जो ना वो अगर कीमतें बढ़ गई है, तो ये हमने खुशी से नहीं की है। ये एक आलमी प्रॉब्लम है। एक दूसरी बात ये है कि ये जो पिछली हुकूमतों के, जो मैं बार बार हम ये कहते आ रहे हैं, अब तो यानी हम तो कहते हुए भी अभी अजीब सा लगता है कि ये बहुत बारी चीज़ आपको इनहेरिटेड हो चुकी हैं, वर्षे में मिली हैं आपको। इकॉनमी अब तक स्टेबल पाकिस्तान की हो नहीं सकी है, पॉलिटिकल आलात में डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में डाल दिया गया। सबसे बेसिक चीज़ जो ये की गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो ये था कि आप जो अमेंडमेंट्स पिछले दौर में जो डिक्टेटर्स लाए थे, आफ्टर ऑल आपको मुल्क को एक पैटर्न पे लाना है, आपको मुल्क को एक सही सिमत पे डालना है। उस सिमत पे डालने के बाद फिर कोशिश की जाएगी। 2 साल आप ये कहना, मुख्तसरन ये कहना चाहें, 2 साल आपने अमेंडमेंट में लगा दी, 3 साल अब आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए डेफिनेटली, अगर आप लोगों को बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं तो ऐसे अब जो है ना, अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मुल्क को 18th अमेंडमेंट के दे के आपको कम से कम सियासी शोरश से बचाया। 18th अमेंडमेंट के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हो जाएगी, महंगाई कम होगी, ड्रोन हमले कम हो जाएंगे, पाकिस्तान में खुदकुश हमले कम हो जाएंगे 18th अमेंडमेंट के बाद। देखिए ना, बात ये कि देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, ये मुल्क में जो एक सियासी जो क्राइसिस था, उस सियासी क्राइसिस को आपने एक जो है ना एक अमेंडमेंट के जरिए हल अब अगर खुदा न खास्ता अगर कोई और क्राइसिस पैदा नहीं की गई पॉलिटिकली या कोई ऐसी चीज, तो फिर पूरी कंसंट्रेशन वो इकोनॉमी पे दी जाएगी। शेख वकास साहब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की तरफ लगाएंगे, अवामी मसाइल के हल की तरफ लगाएंगे, और बहुत सारे मसाइल इनको वर्षे में मिले हैं जो हमेशा बातचीत यहाँ पे होती है। हुकूमत की क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है? आप कायमा कमेटी को भी देख रहे हैं पेट्रोलियम के हवाले से, और उसमें आप लोग क्या इस पे डिस्कस करते हैं? ये मतलब नहीं है कि मैंने हुकूमत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना है, मैं तो आई एम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द गवर्नमेंट। मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ मैं नहीं जाता, वो मतलब बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, वो आप मीडिया में पढ़ते हैं और आप लोग इधर करते रहते हैं।
मैं सिर्फ ये कहूँगा, आपने कहा क्या वजूहात हैं गवर्नमेंट, इट्स सिंपल इनकॉम्पिटेंस, इसमें देखो और ऐसा इशू कोई नहीं है। जब आप कोई चीज़ मैनेज ना कर सकें, बड़ी बड़े ख़राब हालात में चीज़ें होती हैं, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर्स आ जाएं या चीज़ें अच्छी मैनेज करने वाले लोग आ जाएं तो वो क्राइसिस में चीज़ों को निकाल लिया करते हैं। जिस वक्त हमारे लोगों ने गवर्नमेंट ली थी उस वक्त भी यही कहानियाँ होती थी कि हमारे से जो पिछली हुकूमत है उसने हमें ये दिया है जी, मैस है और हमने इनहेरिट किया। हमारे लीडर यही कहानियाँ करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी हुई, लोगों ने अच्छी पॉलिसीज लाई, बहुत सी गलतियां हुई, मगर उसके बावजूद ओवरऑल आज मैं कह सकता हूँ शायद जो 18 फरवरी के इलेक्शन के फौरी बाद जो हम पे मीडिया एकदम जिस तरह हम आगे थे और क्रंच था और जिस तरह हम पे लोग अग्रेसिवली हमें वो कर रहे थे, उस वक्त शायद हम नहीं थे कह सकते, मगर माशाल्लाह थैंक्स टू देम आज इनकी इनकॉम्पिटेंस के बाद वी कैन से कि जी हम इनसे बहुत बेहतर काम चला रहे थे। वाकई में बहुत बेहतर था आज इनसे हम चला रहे थे। देखें सब कुछ के बारे में मैं एक अकेला बैठ के वो नहीं दे सकता स्टेटमेंट, मगर ओवरऑल इनसे काम बेहतर था। और इसमें मैंने आपकी बात को काटा नहीं, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, मैं आपको ये बता, मगर ऑपोजिशन मिली, किसी ने इनको तंग नहीं किया, फिर ऐसी क्या वजूहात है कि आवाम को ये डिलीवर नहीं कर पाए? देखिए जी 16 रेजोल्यूशंस आई हैं नेशनल असेंबली के अंदर, यूनानिमसली पास हो गई है। इनकी किसी पार्टी, पीपल्स पार्टी को की ये खुशकिस्मती है इस दौर में कि किसी पार्टी ने पॉलिटिकली इनको तंग नहीं किया है। इनको ड्रोन्स पे कोई चीज चाहिए तो वो यूनानिमसली हो गया, इनका प्राइम मिनिस्टर यूनानिमसली हो गया, इन कैमरा सेशन के बाद सिक्योरिटी रेजोल्यूशन वो यूनानिमसली हो गया, कोई औरतों के हवाले से बिल आता है तो वो यूनानिमस हो जाता है। कोई चीज इनको चाहिए तो तमाम पार्टियां इनसे कोऑपरेट करती हैं। तो फिर क्या वजह, क्या नाअहली आपको नजर आ रही है इस मौजूदा हुकूमत जो मैंने भी आपको कहा कि जी पीछे ये था, ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं कहूँ जी नहीं हम बेहतर थे और ये ठीक नहीं है। लोग हमें इस वक्त टीवी पे देख के मजाक उड़ा रहे होंगे कि यार हमें रिलीफ दे नहीं सकते और कहानियां करते हैं और हमें टीवी पे बैठ के सुनाते हैं। बात यह है कि अगर आपसे चीजें नहीं संभल रही हैं तो मान लो नहीं संभल रही भाई, ऐसी बात नहीं ताकि और आप देखें अब आपको हफीज शेख को लाना पड़ा। बिल्कुल, हम इतने इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स आपको दे के गए, इतने इनकॉम्पिटेंट हम लोग थे, हमारे सारे बंदे को हिना रवानी से लेके हफीज शेख तक आपने सारे बंदे हमारे इनहेरिट कर लिए हैं। नहीं वो प्रॉब्लम्स वही सॉल्वर्स भी आपने ले लिए, प्रॉब्लम मेकर्स भी आपने ले लिए। सर आप मेरी अर्ज सुने एक सेकंड के लिए, बीबी मैं अर्ज कर लूं। बात ये कि देखो मैं आप ये फरमा रहे कि जी कि हमारी इनकॉम्पिटेंसी की बात आप कर रहे हैं, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि जी कि आपका फलाना बंदा ये था, आपका वो बंदा नालायक था, आपने जो खराबियां दी उस खराबी की बुनियादी वजह यह है कि आपका दौर एक ऑटोक्रेटिक रूल था, वो एक शख्स की हुक्मरानी थी, आपका कोई शख्स उसके सामने बात नहीं कर सकता था। चलिए ठीक है, अच्छी बात हुई, जमहूरियत में आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किया, जमहूरियत ने आम आदमी को क्या तोहफा दिया? एक फौजी डिक्टेटर